हेलो दोस्तों, मैं महेश और स्वागत करता हूँ आपका एसएससी एक्यूमेन में। सबसे पहले हम समझेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार का जो नोटिफिकेशन है 2024 का। तो उसमें एमटीएस और हवलदार का मतलब क्या है, ठीक है, क्योंकि 2021 से पहले ओनली एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आती है। एसएससी एमटीएस 2021 जैसे एग्जाम्पल दूँ, जैसे एसएससी एमटीएस 2019 2020 इस तरीके से। खैर 2020 में नहीं आई थी, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन 2021 से आने लगा एसएससी एमटीएस एंड हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, ठीक है। तो ये 2021 से ऐड हुआ है। तो सबसे पहले आप ये बात क्लियर कर लें कि एमटीएस अलग है और हवलदार अलग है। एमटीएस की पोस्ट और हवलदार की पोस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो मुझसे कोई ये नहीं पूछेगा कि एसएससी एमटीएस हवलदार में गन मिलती है कि नहीं, क्योंकि एसएससी एमटीएस हवलदार में नहीं बोलेंगे, या तो हवलदार बोलेंगे या एमटीएस बोलेंगे। और एसएससी में एमटीएस या हवलदार नहीं होता है, ठीक है। एसएससी एमटीएस के एग्जाम कराती है, जिसमें विभिन्न यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। और हवलदार जो होता है सीबीआईसी और सीबीएन में होते हैं, ठीक है। तो सीबीआईसी और सीबीएन में हवलदार होते हैं, और बाकी डिपार्टमेंट जो एमटीएस की वैकेंसी है वो और भी डिपार्टमेंट में होती हैं, ठीक है। तो हम सीधा समझेंगे कि जो हवलदार की वैकेंसी है उसमें वर्दी होती है, इसलिए वो बिल्कुल डिफरेंट है। और उसमें फील्ड का मौका भी मिलता है, ऑफिस का काम भी करना पड़ता है। लेकिन एमटीएस में आपसे कुछ भी कराया जा सकता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो अगर आप चाहते हैं कि हवलदार की जॉब हो, थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिले, वर्दी हो, तो आपको हवलदार की जॉब चॉइस करनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप आगे तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आप हवलदार चाहते हो, आगे तैयारी करना चाहते हो आप, तो सीबीआईसी हवलदार को ही चुनें, ठीक है। अगर आप स्टेबल होना चाहते हैं, यानी कि मेरे पास जॉब है, अगर आगे नहीं भी जॉब लगी तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इससे काम चला लूँगा, तो आप सीबीएन हवलदार को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखें, ठीक है। लेकिन अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो सीबीएन को कभी मत रखें। हालांकि पढ़ सकते हैं, सबका अलग अलग होता है कि कौन कैसे टाइम निकाल पाता है, तो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सीबीएन में पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, जब चीज़ें इधर उधर हो जाती है। नाइट ड्यूटी लग गई, ठीक है, और हफ्ते में 3 दिन नाइट ड्यूटी लगी, उसके बाद फिर सुबह की लगी, तो पूरा रूटीन बिगड़ जाता है। अपने हिसाब से अपने आप को डेली के डेली मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो और सीबीआईसी में इस ऑफिस ड्यूटी है, 5 डे वर्किंग है, लेकिन सीबीएन में 7 डे वर्किंग भी करा सकते हैं, और ऑफ भी दे सकते हैं वीकली, और नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। और एमटीएस में 5 डे वर्किंग रहेगी, और उसमें आपको सुकून ही सुकून रहेगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। किसी किसी डिपार्टमेंट में प्रेशर होता है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपको नॉर्मल ही काम करना पड़ेगा और बैठे रहना है, ठीक है। एमटीएस आराम की जॉब है, लेकिन हाँ कभी कभी आपको महसूस होगा हम इतने पढ़े लिखे और हम किस जॉब में लगे हुए हैं, लेकिन उसमें आपको प्रॉपर पढ़ने का टाइम मिलेगा, उसमें पढ़ाई करिए अच्छे से और आगे बढ़िए, ठीक है। तो हवलदार और सीबीएन, हवलदार और एमटीएस का मतलब आप समझ गए होंगे। हवलदार अलग है, एमटीएस अलग है, दोनों को हम एक नहीं बोल सकते, ठीक है। हवलदार के लिए डिपार्टमेंट फिक्स है, सीबीआईसी मिलेगा या सीबीएन मिलेगा, ठीक है। और लेकिन एमटीएस के लिए अगर आप एमटीएस चॉइस करते हैं तो एमटीएस से आपको जोन पूछेगा, ठीक है। भोपाल एमटीएस, लखनऊ एमटीएस, इस तरीके से आप स्टेट में जो सेंटर होते हैं इनके, वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको जब अपनी प्रेफरेंस भरनी है, तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मुझे पहले हवलदार पसंद है, ठीक है, या फिर मुझे एमटीएस पसंद है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे लोकेशन भी अपने पास चाहिए, तो आप सबसे पहले वो लोकेशन को चॉइस करें जो आपके आसपास करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं मान लूँ यूपी में लखनऊ का हूँ, तो मैं पहले लखनऊ डालूँगा, ठीक है। लखनऊ के बाद भोपाल डालूँगा, दिल्ली डालूँगा, ठीक है, आसपास के एरिया डालूँगा। उसके बाद थोड़ा दूर दूर बढ़ूँगा, ठीक है। मान लो हवलदार की मैंने डाल दी, उसके बाद फिर मान लो अब हवलदार चेन्नई है साउथ में, तो मैं हवलदार न डाल के एमटीएस डाल दूँगा पहले, कि एमटीएस भोपाल, एमटीएस लखनऊ, एमटीएस दिल्ली, इस तरीके से, ठीक है। तो अपने पास की प्रेफरेंस भरनी है। और मैंने हवलदार और एमटीएस के बारे में बता दिया कि उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मुझे कौन सी पहले भरनी है, ठीक है। और जो पूछते हैं मेरा ये डिफेक्ट है वो डिफेक्ट है, तो आप मुझसे सुन लीजिए कि मेरी ट्रेनिंग में ऐसे ऐसे लोग आए थे
जो ट्रेनिंग में सिर्फ बैठे रहे। क्यों? वो एक पैसे चल नहीं पाते, ठीक है, चल नहीं पाते, हैंडीकैप थे, ठीक है, और उन्होंने ट्रेनिंग की प्रॉपर और उनका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बना। हालांकि उनकी जगह दूसरे ने उनकी हेल्प की प्रॉपर, उसने पूरी ट्रेनिंग नहीं की लेकिन ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिला और वो जॉब में है। लेकिन अगर इस तरीके की कोई कंडीशन है तो आपको हैंडीकैप कोटा यूज करने पड़ेगा, और कुछ सुटेबिलिटी के लिए मैं अभी बताऊंगा नोटिफिकेशन में क्या क्या है, ठीक है। तो अब मैं नोटिफिकेशन पे आता हूँ और समझाता हूँ। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा स्ट्रेटजी पे कि अब हमें बाकी दिनों में क्या करना है, क्या कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। और ये वीडियो मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये आपका SSC MTS हवलदार का नोटिफिकेशन है और इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है, ठीक है। करेक्शन डेट आपकी 16 से 17 अगस्त है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और एक बात बता दूं, आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, यानी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो या फिर आपके एजुकेशनल हो या आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो, कास्ट किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, वो आपका क्रूशियल डेट यानी कि 31 जुलाई तक बन जाना चाहिए। 31 जुलाई के बाद का नहीं होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से डिपेंड करते हैं। आपने SC से, ST से, OBC से, ठीक है, या फिर EWS से अप्लाई किया है तो आपको ये बनवा लेना है। आपकी जो वैकेंसी हैं आपके MTS में 4887 वैकेंसी हैं, और हवलदार CPIC एंड CBN में आपकी 3439 वैकेंसी हैं, ठीक है। आगे घट बढ़ भी सकती हैं, ठीक है। मैंने बोला क्रूशियल डेट 31 जुलाई के पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके रखना, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगेगा, सेंट्रल इसी नोटिफिकेशन में पड़ा हुआ है, और नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो वहाँ से आपको ये एनेक्सर मिल जाएगा, ठीक है, सर्टिफिकेट का। जो भी आपकी कैटेगरी हो, अपनी कैटेगरी के हिसाब से सर्टिफिकेट उसको डाउनलोड करिए, और अपने स्टेट, अगर आप SC ST हैं तो स्टेट के सर्टिफिकेट के थ्रू आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है तहसील से बनेगा, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अभी ये है बेंचमार्क जो आप हैंडीकैप के लिए पूछ रहे थे, ठीक है, ठीक है। सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क ये लिखी हुई है, जिसकी जो कैटेगरी है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी नीचे लिखी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें पढ़ने में तो मेरा टाइम जाएगा और सबके लिए नहीं होती है। सुटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। ये कौन कौन सी सुटेबल है हवलदार में, तो आप ये देख लीजिए। और ये तो रिक्वायरमेंट है, ये तो होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये लिखे हुए हैं एब्रीविएशन, ठीक है। जो आपको नीचे दिए हुए थे वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख लेना आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर इनमें से आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप एलिजिबल हैं। एज जो आपकी है वो आपकी 1 अगस्त 2024 तक लास्ट है, ठीक है। 1 अगस्त 2024 तक, यानी इसी के अकॉर्डिंग देखी जाएगी आपकी जो एज लिमिट है। ये आपका 18 से 25 एज ग्रुप में आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1999 से पहले नहीं होनी चाहिए, और ये सिर्फ MTS के लिए, ठीक है। और 18 से 27 ये है किसके लिए, हवलदार इन CPIC एंड CBN और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ MTS इन वेरियस डिपार्टमेंट। कुछ डिपार्टमेंट में 18 से 27 एक्सेप्ट कर लिया जाता है। 18 से 27 का मतलब होता है जैसे कोई है वो 6 ईयर का है, तो अब उसके मार्क्स आ गए, मान लो एक के मार्क्स हैं 135, इसकी एज 25 है, ठीक है। और एक के हैं 136, इसकी एज 26 है, ठीक है। तो अब ये 25 वाला दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, 18 से 25 भी, 18 से 27 भी, ठीक है। लेकिन जो 18 से 27 वाला है वो सिर्फ 25 से लेके 27 तक जो एज में आते हैं उन्हीं के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और ये रिलैक्सेशन दिए हुए हैं SC ST 5 ईयर, OBC 3 ईयर्स, यानी कि जैसे 18 से 25 एज ग्रुप है, ठीक है। अगर कोई SC ST कैंडिडेट है तो उसमें +5 कर लो, यानी कि 18 से 25 वाली एज ग्रुप SC ST के लिए 18 से 30 मानी जाएगी, और 18 से 27 वाली 18 से 32 मानी जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। SC OBC के लिए 3 ईयर यानी 18 से
25 वाली के लिए 18 से 28, इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास 1 अगस्त 2024 तक 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी आप 10th का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका सीधा डिपार्टमेंट कराएगा। एसएससी आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर देगी, आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप अनफिट पाए गए, यानी कि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए या मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम्स हुई जो, तो आपको सीधा का सीधा बहाल कर दिया जाएगा। अगर हाँ कुछ जैसे नाम मिसमैच चाहिए तो इसके लिए एफिडेविट चल जाता है, कुछ चीज़ों के लिए टाइम दे दिया जाता है। लेकिन जैसे आपने कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं क्रूशियल डेट के टाइम का बना रखा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, वो फिर डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है वो क्या डिसीजन देता है। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले साइट पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फॉर्म फिलअप करना है पूरा। ठीक है, और फ़ोटो लाइव लेनी है। फीस 100 रुपये है आपकी। और बाकी SC ST और अदर वीमेंस के लिए सब फीस नो है, यानी कि फीस एक्सेप्टेड है। हाँ, और एक बात और, आप किसी भी रीजन से फॉर्म भरें वो आपकी प्रेफरेंस मैटर नहीं करती है। ठीक है, यानी कि जैसे आप CR रीजन में हैं, ठीक है, CR रीजन में हम हैं, CR रीजन में आपने CR रीजन का कोई सेंटर सेलेक्ट कर लिया तो आप CR रीजन में माने जाएंगे। लेकिन आप ज़रूरी नहीं कि अगर आपने कोई NR का स्टेट प्रीफरेंस में पहले दे रखा है तो आपको NR ही मिलेगा। ये CR आपका रहेगा फाइनल एग्ज़ाम कराने तक के लिए काम करेगा। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा कि MTS का एग्ज़ाम होगा, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसमें PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं या इसको PST बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन 13 लैंग्वेज में होगा। ये आप देखिए इतनी सारी लैंग्वेज हैं, सभी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। ये आपका सिलेबस रहेगा। न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिक्स एबिलिटी के 20 क्वेश्चन रहेंगे और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो 60 मार्क्स। और टाइम, और इसी तरह रीजनिंग में टोटल दोनों को मिला के टाइम मिलेगा 45 मिनट। ठीक है, और 25 क्वेश्चन रहेंगे GS के जो कि 75 मार्क्स के होंगे, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, ये भी 75 मार्क्स के होंगे, यानी 45 मिनट दोनों के लिए मिलेंगे। और आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका 2 सेशन में होगा। ठीक है, वो बता ही दिया। ठीक है, पहला जो सेशन होगा वो सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। और पहले सेक्शन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी आपकी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, सेकेंड सेशन में आपकी 1 मार्क एक क्वेश्चन पे आपका काटा जाएगा। जैसे आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो आपका एक सही क्वेश्चन में से 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। और जब सारी शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा शिफ्ट इक्वल्स करने के लिए। इसकी आंसर की भी आएगी, उससे आप मैच कर सकते हैं कि मेरा जो है लॉ स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, और सेशन 1 पास करने के लिए इतनी टेंशन नहीं है क्योंकि आपका रीजनिंग और मैथ्स है। ठीक है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आपको सिर्फ पास होना है। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका ये होता है, वॉकिंग होती है मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में, और फीमेल्स के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स में। तो बहुत ही ईजी है, आराम से आप टहलते टहलते भी पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये PST होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें हाइट मेल की 157.5 सेंटीमीटर चाहिए होती है, और 5 सेंटीमीटर इन लोगों के लिए रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, और चेस्ट जो होता है 81 सेंटीमीटर का। ठीक है, बुथ फुल्ली एक्सपेंडेड विथ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी चेस्ट 81 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड के बाद होता है, यानी कि अगर आपका बिना एक्सपेंड किए आपका कितना 76। ठीक है, इसी पे आप फीमेल्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 48 kg वेट होना चाहिए। ठीक है, मेल के लिए वेट से कोई मतलब नहीं है, चेस्ट से है, और फीमेल के लिए 48 kg वेट होना चाहिए।
जो लोग हवलदार की प्रेफरेंस भरेंगे, चाहे फर्स्ट में भरें, फर्स्ट प्रेफरेंस भरें, चाहे लास्ट प्रेफरेंस भरें, जो भी प्रेफरेंस भरेंगे हवलदार की, उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए जो हवलदार की पोस्ट पसंद नहीं करते हैं वो फिजिकल वो प्रेफरेंस में ही ना भरें, जिससे आपको फिजिकल देने नहीं जाना पड़ेगा और कट ऑफ पे इसका असर नहीं पड़ेगा। अगर आप एच हैं तो नो एक्सपेंशन, ओ हैं नो एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओ एल है तो मे बी एक्सेप्टेड फ्रॉम वॉकिंग, ये वॉकिंग नो एक्सपेंशन। इसी तरीके से ये आपका पोस्टिंग से रिलेटेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप पोस्टिंग से रिलेटेड देख लीजिए, ठीक है। ये आपको पुश करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको यूआर के लिए 30% मार्क्स चाहिए पड़ेंगे, यानी कि आपके 120 मार्क्स का सेशन 1 होगा, इसका 30% निकालेंगे, ठीक है। तो यानी कि आपको 30 मार्क्स अगर आप सेशन 1 में ला रहे हैं तो आप पास हैं, ठीक है। और OBC EWS इसी 25%, ऑल अदर कैटेगरी 20%, यानी कि 24 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं सेशन 1 में तो आप पास हैं। और उसके बाद सेशन टू से तो रिजल्ट ही डिक्लेयर होगा, तो उसमें तो आपको मैक्सिमम मार्क्स ही लाने हैं जितना आप ला सकते हैं। ये आपके CBIC के कैडर हैं, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप इनमें से कुछ भरते हैं तो आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, तो इस चीज़ का जो ध्यान रखिएगा, जो आपको सूटेबल लगे वो पहले रखना, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही, ठीक है। और आपको ये देख रहे होंगे कि ये DGPM डायरेक्टेड ऑल स्टेट्स और CBN ये लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। ये आपकी पोस्ट प्रेफरेंस हो गई हैं, ठीक है। जब आप कोड डालेंगे तो जैसे मान लो आपको सबसे पहले चाहिए हवलदार CGST दिल्ली, तो आप 18 नंबर का कोड डालेंगे, या इसका कोड क्या है 18, ठीक है। उसके बाद मान लो आपको चाहिए कि लखनऊ CGST लखनऊ, तो आप 23 डालेंगे। आपको चाहिए MTS दिल्ली, तो MTS डालेंगे। हाँ, एक बात और, हवलदार में आपको पता होता है कि आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा, ठीक है। लेकिन MTS में आपको नहीं पता होता है कि डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा। आप MTS में सेलेक्ट हुए, फाइनल रिजल्ट आया, अब फाइनल रिजल्ट के बाद फिर एलोकेशन होता है, स्टेट एलोकेशन, उसके बाद आपको स्टेट मिलता है, ठीक है। स्टेट और आपका स्टेट तो आपको मिल जाएगा, उसके बाद आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन होता है कि आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिलेगा। यानी कि MTS में आपको डिपार्टमेंट्स चॉइस करने की कोई चॉइस नहीं, आपको MTS पोस्ट मिलेगी, अब डिपार्टमेंट आपको रैंडमली दिया जाएगा। ये आपके सारे पोस्ट कोड हैं, इस तरीके से आपको सारे पोस्ट कोड डालते जाना है जो आपको सूटेबल रखे। मेरा ये सजेशन है, आप पहले अपने कॉलम बनाइए, जितने ये आपको फॉर्म में मिलेंगे उस कॉलम में आप अपने अकॉर्डिंग पहले उसको पेन से फिल कीजिए कि मुझे ये पहले रखना है, ये पहले रखना है। इस तरीके से ये ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, उन बॉक्सेस में नंबर डालना होता है, ठीक है। मान लो किसी ने 2 ही पोस्ट भरी, तो 2 पोस्ट भर के बाकी में XX लगा दो, यानी कि हमें कुछ नहीं बनना, हमने खाली छोड़ दिया है इसको, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पोस्ट कोड है। हवलदार कस्टम CGST का था, ये हवलदार कस्टम का है, ठीक है। ये MTS अदर डिपार्टमेंट, CBN का कोड 70 है, हवलदार इंडायरेक्टेड 71 है, ठीक है। ये आपकी वैकेंसी लिखी हुई है, कौन सी वैकेंसी कहाँ पर है और किस कैटेगरी की हैं। तो मैं CBN में था तो आपकी CBN की पोस्ट बता देता हूँ। इस CBN में ये पोस्ट हैं 101 UR की हैं, 48 SC की हैं, बाकी ये सभी कैटेगरी की लिखी हुई हैं। 269 टोटल वैकेंसी हैं CBN में, CBN हवलदार की, ठीक है। MTS की नहीं बोल रहा हूँ, CBN हवलदार की बोल रहा हूँ, CBN MTS नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि MTS रैंडमली मिलता है और MTS में डिपार्टमेंट रैंडमली मिलता है, तो ज़रूरी नहीं है आपको हम MTS लेने पे आपको CBN मिले, आपको कुछ भी मिल सकता है। फाइनल बात यहाँ तक है, आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझा देता हूँ। सबसे पहले आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका CBT होगा, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी, फिजिकल होगा, ठीक है।
उसके बाद जो फिजिकल में प्रेजेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट, ठीक है। और उसकी प्रीफ्रेंस के बेस पे, जिसकी जो प्रीफ्रेंस होगी उसके बेस पे उसको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब मान लो ऐसा हो गया किसी ने हवलदार लास्ट प्रीफ्रेंस पे भरी थी, ठीक है, एमटीएस फर्स्ट प्रीफ्रेंस पे भरी थी और उसको फर्स्ट प्रीफ्रेंस में एमटीएस जो चाहिए थी जिस स्टेट में, उसमें उसके मार्क्स आ गए, यानी कट ऑफ क्लियर कर गया। तो अब इसने फिजिकल भी दिया होगा क्योंकि इसने हवलदार क्लियर किया था, लेकिन इसको एमटीएस मिल गई, तो अब एमटीएस मिल गई तो इसको हवलदार नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हवलदार के लिए बाकी लोगों को देखा जाएगा, ठीक है। तो इसका यही सिलेक्शन प्रोसेस है। और सिलेक्शन प्रोसेस के बाद फिर आपका डिपार्टमेंटल डी भी होता है। डिपार्टमेंट बुलाएगा, आपको मेल करेगा, डिपार्टमेंट बुलाएगा, मेल करेगा, फ़ोन करेगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट आपको टीवी और मेडिकल के लिए बुलाएगा, आपको टीवी मेडिकल करवानी है और अपना ज्वाइनिंग लेना है, ठीक है। तो 2 से 3 महीने में डिपार्टमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। किसी किसी में ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम 1 ईयर से ज़्यादा नहीं लेते हैं। 1 ईयर मैक्सिमम होता है, वैसे इतना किसी का जाता नहीं है। 6 मंथ में तो सभी की ज्वाइनिंग आ जाती है, ठीक है। आप लोगों को और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कल स्ट्रैटेजी से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, कल या परसों, हो सकता है कल ही बना दूं क्योंकि कल संडे है। तो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कि कैसे क्या करना है, जीएस कैसे पढ़नी है, इंग्लिश कैसे पढ़नी है, और हम मैथ्स या रीजनिंग इतनी कैसे पढ़ लें कि हमें इसमें पास हो जाए। आपको मेन फोकस करना है जीएस और इंग्लिश में। जीएस में वोकैब कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश सही कैसे करें, जीएस कैसे करें, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कल ही आ जाएगा, ठीक है, संडे को ही। अब आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। मैं ऑफिस से आने के बाद बहुत बिजी हो गया था, खाना वाना बनाया, इसलिए वीडियो लेट हो गया है, ठीक है। तो अब मैंने बनाया है, अब आप इसको अच्छे से रिस्पांस दीजिए और इसको हर जगह शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।